नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है और बोनस पॉइंट के एक और एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूं। मेरा नाम है शुभम शंकधर और मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से खबरों के विश्लेषण के लिए हर रोज की तरह द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप सबका स्वागत है। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको झलकियां दिखाते हैं उन खबरों की जिनमें आपको यह पता चलेगा आज कौन कौन सी खबरों को हमने चुना है आज के विश्लेषण के लिए। शुरुआत आरबीआई की एक खबर के साथ होगी। आरबीआई सोना लगातार खरीद रहा है और इससे हुआ यह है कि फॉरेक्स रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी बढ़ रही है। क्या ट्रेंड है ये, क्यों ऐसा हो रहा है, महंगा सोना भी क्यों आरबीआई खरीद रहा है, इसको समझेंगे। दूसरी खबर है भारतीय परिवारों के बचत से जुड़ी और देनदारियों से जुड़ी। 5 साल के निचले स्तर पर आ गई बचत और देनदारियां बढ़ गई, यानी कर्ज तो ले लिया और जो बैंक में पैसे जमा थे, जो अपनी एसेट्स में पैसे जमा थे, वो कम हो गए। इस खबर को अंदर से भीतर से टटोलने की कोशिश करेंगे कि परिवार की बैलेंस शीट के बारे में यह आंकड़ा क्या बता रहा है। तीसरी खबर, शेयर खरीदने के लिए कर्ज लेने का ट्रेंड बढ़ रहा है। जी हां, एमटीएफ जिस फैसिलिटी को कहते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फंड फैसिलिटी, उसमें 96,000 करोड़ रुपए की आउटस्टैंडिंग है। सोचिए, 96,000 करोड़ रुपए का मार्जिन, एक तरीके से कह लीजिए लोन, लोगों ने शेयरों को खरीदने के लिए ले रखा है। आगे बढ़िए, अमेरिकी टैरिफ पर बात करेंगे। अमेरिकी टैरिफ से बचने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कंपनियां हैं ऐसी जो खाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शिफ्ट करने तक आ गई, यानी कि यह मान लिया गया है कि हाई टैरिफ न्यू नॉर्मल है, तभी कंपनियां इतने बड़े डिसीजन लेती हैं। इसके बाद चर्चा होगी भारतीय एक्सपोर्ट पर दोहरी मार की, टैरिफ से निपटे या चीन से। जी हां, ये एक और खबर है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। और फिर आज एक महत्वपूर्ण खबर थी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आई, रेपो रेट नहीं बदली, महंगाई के अनुमान में गिरावट आई, बड़ी गिरावट आई। क्या कुछ है इस पॉलिसी के भीतर, बिटवीन द लाइंस, हम क्या कुछ पढ़ पाए, क्या कुछ ला पाए, ये सब कुछ आपको समझाएंगे आज एक और खबर में जो पॉलिसी से जुड़ी है। पॉलिसी के भीतर क्या है। देश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने सरकार से नरमा कपास के इंपोर्ट पर लगने वाली 11% इंपोर्ट ड्यूटी को हटाने की मांग की है। नरमा कपास मतलब आप कह सकते हैं जो रॉ कपास होती है। अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो बिनौला जिसे हम लोग कहते हैं वही नरमा कपास है। हरियाणा पंजाब में इसको नरमा कपास कहते हैं। इंडस्ट्री ने सरकार से कहा है कि कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी को हटाने के मुद्दे को अमेरिका के साथ ट्रेड डील में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए भी रखा जा सकता है। अब सवाल यह है सर कि क्या सरकार इंपोर्ट ड्यूटी हटाने का फैसला ले पाएगी? सरकार के लिए यह फैसला लेना थोड़ा दुविधा वाला है, क्योंकि इसमें सीधे किसानों के हित जुड़े हुए हैं और अगर आप इसे ट्रेड डील से जोड़ें तो ट्रेड डील में मुख्य विवाद ही यही था कि किसानों के हित और डेयरी पशुपालकों के हितों के कारण सरकार ने, भारत ने अमेरिका के दबाव को नहीं स्वीकार किया। कपास का मामला थोड़ा उलझ गया है। भारत में कपास का इम्पोर्ट हो रहा है, बल्कि इम्पोर्ट बढ़ भी रहा है। इस ड्यूटी पर भी 11% की ड्यूटी पर भी इम्पोर्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार कपड़ा मिल मालिकों की या इनकी मांग मान पाएगी, इसमें थोड़ा संदेह दिखता है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हालांकि भारतीय बाजार, भारत में खरीफ के जो कपास के आंकड़े आए हैं वो बुवाई कम होने का संकेत दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉटन की कीमतें कमजोर हैं, दबाव में हैं। इसलिए भी बाजार की परिस्थिति ऐसी बनी हुई है। तो अभी फिलहाल सरकार कपास किसानों को नाराज नहीं करना चाहेगी, क्योंकि जैसे ही इंपोर्ट ड्यूटी घटी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कपास का आयात भारतीय बाजार में बढ़ना शुरू होगा और जिसका असर हमें फिर किसानों की आय पर दिखाई देगा। अगली खबर रिजर्व बैंक से जुड़ी, गोल्ड खरीद से जुड़ी। रिजर्व बैंक की गोल्ड खरीद में लगातार बढ़ती खरीदारी की वजह से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड की हिस्सेदारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। जून अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 84.5 अरब डॉलर का गोल्ड रखने वाला हो गया और कुल हिस्सेदारी में, कुल करेंसी में अगर आप देखें तो 12% हिस्सा केवल गोल्ड का है। पहले कभी करेंसी में गोल्ड की हिस्सेदारी, करेंसी रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी इस स्तर तक नहीं पहुंची थी। सर, इतना गोल्ड क्यों जुटाना पड़ रहा है रिजर्व बैंक को? दो महत्वपूर्ण वजह हैं।
एक तो ये कि आप पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक्स की खरीद को डॉलर की गिरावट के पैरेलल रखकर देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से डॉलर की कीमतों में लगातार गिरावट है। हालांकि गिरावट से पहले से बनी हुई थी, बीच में भी कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए तो डॉलर इंडेक्स लगातार 98 और कई बार 98 से नीचे, 98 से नीचे है, बल्कि 98 99 के पास है। तो एज ए करेंसी डॉलर की अपनी ताकत छीज रही है। हम बार बार बोनस पॉइंट में अलग अलग संदर्भों में इस पर चर्चा करते रहे कि डॉलर एसेट से निकलकर निवेशक यूरो और येन एसेट्स में जा रहे हैं, स्विस फ्रैंक में जा रहे हैं। तो अब विदेशी मुद्रा भंडारों में का मूल्यांकन या मूल्य गिरता है जब डॉलर में गिरावट आती है। और चूंकि यूएस ट्रेजरीज में भी निवेश घट रहा है क्योंकि उनकी भी की रेटिंग में कमी आई है, ऐसी स्थिति में दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने आप को अपने रिजर्व में सोना लेकर आ रहे हैं। और अगर आप आंकड़े देखें, WGC के आंकड़े जो बताते हैं कि इस कैलेंडर ईयर के यानी जनवरी से लेकर अभी तक पहले 6 महीनों के दौरान गोल्ड ने करीब करीब इन्वेस्टमेंट वाइज 26% का रिटर्न दिया है। तो अगर आप एक बार केंद्रीय बैंकों को एक सामान्य निवेशक मान लें तो गोल्ड उनके लिए हाई यील्डिंग रिटर्न इन्वेस्टमेंट है विदेशी मुद्रा भंडार का। और इसी यील्ड के कारण विदेशी मुद्रा भंडार के वैल्यूएशन बढ़ते दिखाई देते हैं। और जब भी कभी से लिक्विडेट करने की संभावना बनेगी तो बेहतर रिटर्न मिलेंगे। तो एक तरफ तो करेंसी की रिस्क को हेज करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडारों में सबसे बड़ा हिस्सा डॉलर का है, और दूसरी तरफ जो एसेट ग्रो कर रही है उसके जरिए जो नुकसान हो रहा है डॉलर में निवेश को, उसे संतुलित करने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए हमें भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी अब 12% के आसपास बढ़ती दिख रही है। पर भारत ही अकेला नहीं, पूरी दुनिया के सभी प्रमुख केंद्रीय बैंक अपने यहाँ सोने की खरीद लगातार बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए तमाम उठापटक के बीच सोने की कीमतों में कमी की कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। हल्की फुल्की नरमी दिखती है, लेकिन सोना फिर वही $3350 पर आउंस के आसपास पहुंच जाता है। भारतीय परिवारों की बचत 5 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। साथ में परिवारों की औसत देनदारी बढ़ी है। सरकार की तरफ से सदन में दी गई जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 23-24 के दौरान जीडीपी की तुलना में भारतीय परिवारों की कुल बचत 18.1% रही, जो वित्त वर्ष 19-20 के बाद सबसे कम आंकड़ा है। वित्त वर्ष 23-24 में परिवारों के ऊपर देनदारियां जीडीपी की तुलना में 6.2% दर्ज की गई, जो वित्त वर्ष 21-22 में सिर्फ 3.8% हुआ करती थी। सर, सवाल यह है कि परिवारों की बचत का टूटना अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति को लेकर कैसे चुनौतीपूर्ण है? देखिए, आज जब आरबीआई गवर्नर अपने भाषण की शुरुआत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भारत की तीनों बैलेंस शीट बहुत अच्छी हैं। कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी, सरकार की बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी, पर परिवारों की बैलेंस शीट शायद उतनी अच्छी नहीं है। यह आंकड़ा पिछले साल का, इसके बाद रिजर्व बैंक के भी आंकड़े आए थे, उनमें भी लगभग ऐसी ही तस्वीर थी। सरकार के जो सीजीए के आंकड़े आते हैं कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स के, वो भी बता रहे हैं कि भारतीय परिवारों की बैलेंस शीट ध्वस्त है, गिरी हुई। अगर आप कोविड के दौरान को देखें, जब बचतें थोड़ी ज़्यादा बढ़ी थी, 22% के आसपास हाउस होल्ड सेविंग थी जीडीपी की तुलना में उसके बाद से अगर लगातार देखें तो भारत अब न्यूनतम काइंड की जो बचत है जीडीपी के औसत में उसकी तरफ बढ़ रहा है 18% के आसपास। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवारों की देनदारियां जीडीपी के अनुपात में बढ़ रही हैं, 6% से ऊपर हैं। और ये तो अगर आप 2019-20 की तुलना में देखें शुभम, तो दोगुनी हो गई लगभग। 2019 में 3.9% के आसपास थी, उसकी तुलना में तो ये 6% से ऊपर निकल रही हैं। ये दोनों चीजें मौजूदा परिस्थिति में सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनती दिखती हैं, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को अब डिमांड की जरूरत है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप के टैरिफ न्यू नॉर्मल हैं, भारत के साथ डील होने की संभावना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय बाजार में ही वो सरप्लस उत्पादन खपाया जाएगा। उस सरप्लस उत्पादन की मांग भारतीय बाजार में ही निकालनी होगी, और उसके लिए सबसे बड़ी बाधा ये होंगी ये जो घटती बचतें हैं और बढ़ता कर्ज है। ऐसी स्थिति में जो कंजम्पशन की पावर है, जो खर्च की पावर है, वो बहुत ज़्यादा डेट पर ओरिएंटेड हो जाएगी, कर्ज पर निर्भर हो जाएगी, और जिसका असर हमें आने वाले दिनों में फिर बैंकों की बैलेंस शीट पर दिखाई देगा। तो ये जो फ्रेजाइल या टूटी हुई बैलेंस शीट है परिवारों की, ये घरेलू कंजम्पशन को, घरेलू मांग को बढ़ाने की राह में सबसे बड़ी बाधा बनेगी, ये आंकड़े हमें बता रहे हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ ये कि चूंकि बैंकों में डिपॉजिट पर अब इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं, आरबीआई ने हालांकि आज ब्याज दरों में कमी नहीं की क्योंकि 100 बेसिस पॉइंट की कमी हो चुकी थी, तो बचत के विकल्प भी सीमित हो रहे हैं। शेयर बाजारों में रिटर्न थोड़ा और ज़्यादा उतार चढ़ाव भरा हुआ है, तो इसलिए वहाँ भी अब निवेशक थोड़े सतर्क दिख रहे हैं। अगली खबर देश में सैर सपाटे के खर्च से जुड़ी। देश में सैर सपाटे के खर्च के लिए कर्ज लेने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म पैसा बाजार ने एक सर्वे किया, एक रिपोर्ट जारी की।
रिपोर्ट जो जारी हुई है उसमें यह पता चला कि 2025 की पहली छमाही में जितना पर्सनल लोन बटा है उसमें 27% लोन लोगों ने सैर सपाटे के लिए यानी कि घूमने के लिए लिया है। 2 साल पहले यह आंकड़ा 21% का था, यानी कि ये ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। सर, ये रुख भारत के लोगों के खर्च की आदत के बारे में क्या बता रहा है? ये काफी दिलचस्प और रोचक ट्रेंड है। अगर आप निवेशक हैं तो आप होटल्स के स्टॉक, एविएशन के स्टॉक पे टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि लोग जब पर्सनल लोन लेकर 27% हिस्सा है पर्सनल लोन में पहली छमाही में ट्रैवल का, टूरिज्म का, तो इसका मतलब है कि इन सेक्टर्स को कर्ज के सहारे ही सही बेहतर मांग मिलती दिखाई दे रही है। और वो स्वाभाविक से होटल्स के बुकिंग अभी लॉन्ग वीकेंड पर मैक्सिमम बड़े शहरों में होटल के बुकिंग्स के रेट्स ऊपर जा चुके हैं, फ्लाइट्स के रेट ऊपर जा चुके हैं। तो जो एक छोटा सा तबका भारत में उपभोक्ताओं का कर्ज लेकर खर्च कर सकता है मनोरंजन के लिए, यात्रा पर, पर्यटन पर, वो खर्च कर रहा है। लेकिन जब इस आंकड़े को आप और ज्यादा ड्रिल डाउन करें ना, तो एक बड़ी चिंताजनक तस्वीर दिखाई देती है कि इसमें लोगों ने क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए भी पर्सनल लोन ले रखा है 11%, और ये बढ़ा है। पिछले साल की तुलना में 10% लोग थे, 11% लोगों ने क्रेडिट कार्ड के लोन पे करने के लिए पर्सनल लोन ले रखे हैं। दूसरा बड़ा हिस्सा होम रिनोवेशन का है, जिसके लिए पर्सनल लोन लिया जा रहा है। और इसके अलावा बाकी जहां पर आपको लगता है कि पर्सनल लोन की जरूरत होनी चाहिए, एजुकेशन जैसे सेक्टर, वहां पर काफी कम है। तो कंजम्पशन की दृष्टि से तो ये अच्छी खबर है, कुछ क्षेत्रों के लिए अच्छी खबर है। लेकिन भारत में पर्सनल लोन्स के डिफॉल्ट रेट, पर्सनल लोन के एनपीएस बढ़ रहे हैं, उसका दूसरा पहलू है। और आरबीआई और तमाम एजेंसियां अलग अलग अपनी रिपोर्ट में इसकी चेतावनी देती रही, जो हमने आपको पहले भी बताया था कि पर्सनल लोन और रिटेल लोन में एनपीएस बढ़ रहे हैं और बैंकों पर दबाव बढ़ रहा है। तो चूंकि भारत की परिस्थिति में, जो इससे पहले की खबर में था कि भारत के पास बचतें कम है, लायबिलिटीज ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, तो इस घटनाक्रम को आप थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी मान सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये बैंकों की बैलेंस शीट पर आकर फटेगा, जब इन पर्सनल लोन्स की रिकवरी प्रॉपरली समय पर नहीं हो पाएगी। और यहाँ बैंकों की बैलेंस शीट पर दबाव दिख रहा है। अभी जब बैंकों के नतीजे भी आए तो उस दौरान भी हम लोगों ने इस बात को समझने की कोशिश की थी कि बैंकों के रिटेल लोन पोर्टफोलियो में प्रेशर सबसे ज़्यादा है। अगर आप इस कर्ज को जो घूमने के लिए लिया जा रहा है उसको चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं, अंशुमान जी की बात को अगर आप गौर से सुनिए, तो अगले खबर पर, अगली चर्चा पर तो आप और चौंक जाएंगे। जी हाँ, पहली खबर आपने देखी, बचतें घट रही हैं। दूसरी खबर आपने देखी कि लोग कर्ज ले रहे हैं, वो भी घूमने के लिए, पर्सनल लोन ले रहे हैं क्रेडिट कार्ड चुकाने के लिए। अब तीसरी खबर में तो जो कर्ज लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग करने के लिए। जी हाँ, कर्ज लेकर शेयर बाजार में ट्रेडिंग और निवेश का जो ट्रेंड है वो लगातार बढ़ रहा है। नए ताजा आंकड़े जो आए हैं उनमें पता चलता है कि ट्रेडर्स और निवेशकों की तरफ से मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग यानी एमटीएफ के तहत ब्रोकर से लिया हुआ आउटस्टैंडिंग कर्ज अगस्त की शुरुआत में 96,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। जून अंत में एमटीएफ के तहत बटे कर्ज का आंकड़ा 88,000 करोड़ रुपए था। सर, इस आंकड़े को कैसे समझें? ये बेहद चिंताजनक परिस्थिति, और गिरते हुए बाजार में तो ये और ज्यादा चुनौतीपूर्ण दिखता है। एमटीएफ का मतलब ये होता है कि आप कोई स्टॉक खरीदते हैं और उस स्टॉक का पार्ट पैसा पे करते हैं वैल्यू का, और बाकी पैसा ब्रोकर अपने पास से उसको देता है और उस पर ब्रोकर एक कर्ज लेता है। ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है, और इस पर इंटरेस्ट रेट 9 से 15% के आसपास होता है, यानी इतना बड़ा इंटरेस्ट होता है। जो आंकड़े मिल रहे हैं उस हिसाब से जो भारत में 5, 6, 7 बड़े स्टॉक है जहां एमटीएफ सबसे ज्यादा खड़े हुए हैं, उनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, उसमें टाटा मोटर्स है, टीसीएस है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। अब अगर आप इन स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को पिछले 5-6 महीनों में देखें तो आपको दिखाई देगा कि तस्वीर किस तरफ इशारा कर रही है। 96,000 करोड़ की लायबिलिटी या खड़े हुए एमटीएफ बाजार के लिए बड़ी चुनौती है। और यह भी बता रहे हैं कि भारत में, शुभम, कर्ज की लिटरेसी नहीं है। भारत के आम लोगों को के भीतर डेट को समझने की क्षमता नहीं है। वो कर्ज लेकर एफएनडो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो कर्ज लेकर क्रेडिट कार्ड का कर्ज पे कर रहे हैं, वो कर्ज लेकर स्टॉक्स में मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी ले रहे हैं, वो कर्ज लेकर ऐसी चीजों पर खर्च कर रहे हैं जहां से उनको कोई रिटर्न नहीं मिलता है। तो ये बड़ी दुविधा की स्थिति है। अभी हालांकि एमटीएफ को लेकर कोई दबाव बनता नहीं दिखाई दिया है, लेकिन आंकड़ा काफी बड़ा है। 96,000 करोड़ काफी बड़ा नंबर है जो ब्रोकर से लिए गए कर्ज के तौर पर सामने खड़ा है। बिल्कुल, आंकड़ा काफ़ी बड़ा है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आरबीआई के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि लोगों ने फ्रिज, एसी, कूलर यानी कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, इनके लिए जो कर्ज ले रखा है उसकी आउटस्टैंडिंग 23,000 करोड़ रुपए है, और उससे
4 गुना ज़्यादा कर्ज लगभग एमटीएफ के लिए लिया गया है। कहते हैं कि अगर आप ये कर्ज ले रहे हैं, अगर आप इस पूरी विषय को समझना जानना चाहते हैं और ठीक से इसको कैसे उपयोग की जाए, ठीक है, अगर ब्रोकर एक फैसिलिटी दे रहा है मार्जिन ट्रेडिंग फंड की, तो इसको इस्तेमाल करने का कोई ठीक तरीका होगा, इसके कुछ प्रॉस कॉन्स होंगे, इसका कोई सफ़ेद स्याह पक्ष होगा, क्या वाकई एमटीएफ एक अच्छी फैसिलिटी हो सकती है, एक अच्छा हथियार हो सकता है ट्रेडर्स के लिए। आप अगर ये जानना समझना चाहते हैं तो इस बार का शुभ लाभ शो देखिएगा। जी हाँ, कोटक सिक्योरिटीज़ के चीफ डिजिटल बिजनेस ऑफिसर आशीष नंदा आए थे और उनसे हमने एमटीएफ के बारे में डिटेल्ड में डिस्कशन किया है। आप यकीन मानिए, एबीसी ऑफ एमटीएफ अगर आप देख लेंगे तो आपको एमटीएफ के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी, कितना एमटीएफ लेना चाहिए, कैसे मिलता है, कब मिलता है, कौन देता है, कैसे देता है, सब कुछ आपको इसमें पता चल जाएगा। अब जरा बाजार के दूसरे कोने में चलिए। सर, बाजार में दूसरी चर्चा जो इस समय बड़ी सुर्खियों में वो ये है कि सेबी एफ&ओ के नियम कुछ बदलने जा रहा है। क्या एफ&ओ के नियम सेबी बदलाव कर रही है? अब बड़ी चर्चा है क्योंकि जेन स्ट्रीट के घोटाले के बाद सेबी की साख तो दागी हुई है। जेन स्ट्रीट को दोबारा भी बाजार में आने की इजाजत दे दी गई क्योंकि ब्रोकर्स का और एक्सचेंजेस का दबाव था। लेकिन सेबी इस बात को कैसे इनकार कर पाएगी कि 90%, 91% एफ&ओ रिटेल ट्रेडर हैं और जो बड़ा नुकसान उठाते हैं। तो उस दुविधा के बीच अब सेबी के अंदर एफ&ओ ट्रेडिंग के नियम बदलने की तैयारी चल रही है। ये भी चर्चा थी कि सेकेंडरी मार्केट के कुछ ब्रोकर्स को, ट्रेडर्स को सेबी ने बातचीत के लिए, प्रस्तावों के लिए बुलाया है। तो जो संकेत हमें मिल रहे हैं उन संकेतों के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और भी हो सकते हैं। कुछ बदलाव इससे पहले सेबी ने किए थे, जेन स्ट्रीट का स्कैम आने से पहले, उनके से आगे की कुछ तैयारी हो रही है। क्योंकि जुलाई में सेबी ने जेन स्ट्रीट का घोटाला पकड़ा था, मिरर ट्रेडिंग की गई थी जिसमें कि कम लिक्विडिटी वाले पीरियड में दोनों एक्सचेंजेस को, बैंक निफ्टी को और निफ्टी में ट्रेड किए गए थे हाई फ्रीक्वेंसी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के साथ। करीब 48,100 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया गया था जिस पर जुर्माना लगाया गया था। सेबी जो ताजे कदम उठाने जा रही है उसमें इंडेक्स ऑप्शन की 1500 करोड़ की और 10,000 करोड़ की जो ओवरऑल एक्सपोजर कैप है उसे और सख्त किया जा सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। एल्गो ट्रेडिंग पर रियल टाइम निगरानी बढ़ाई जाएगी। दूसरा ये कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव अगर बाजार में किसी समय दिख रहा होगा तो एल्गोरिथमिक या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग पर किसी तरीके की रोक लगाई जा सकती है ताकि बाजार में मैनिपुलेशन की संभावनाएं सीमित की जा सके। सबसे ज्यादा चर्चा है जो बाजार में वो इस पर है कि वीकली के बजाय मंथली या बाय मंथली एक्सपायरी लाई जाए, विचार हो रहा है। इस पर काफी बटा हुआ है। सेबी चाहता है, ब्रोकरेज और एक्सचेंजेस इसके बारे में सहमत नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए इस पर विचार किया जा रहा है ताकि जो शॉर्ट पीरियड में स्पेकुलेशन होता है और जिसमें छोटे निवेशक फंसते हैं उसे रोका जा सके। एक और चर्चा जो सुनने में आई है कि इक्विटी कैश मार्केट की तरह एफ&ओ के लिए भी प्री ओपन सेशन की बातचीत की जाए जिससे कि प्राइस डिस्कवरी में थोड़ा सुधार दिखाई देगा। मार्जिन और स्प्रेड के नियम से भी पहले ही सख्त कर चुका है। इंट्राडे और क्लोजर डे के मार्जिन को और सख्त करने की संभावना है। हेजर्स के लिए, जो केवल हेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको सस्ते एफ&ओ की छूट दी जाए, यह भी प्रस्ताव विचाराधीन है। दूसरा यह कि इंडेक्स में हेरफेर रोकने के लिए नए एफ&ओ स्टॉक्स में कम से कम 14 स्टॉक और 15 कोई स्टॉक 20% से अधिक वेट ना रखे, ऐसे वेटेज के नियम भी बदले जा सकते हैं जिससे कि इंडेक्स की संरचना में बदलाव हो। ये कुछ प्रस्ताव हैं जो सेबी के एजेंडे पर, सेबी के मेज पर हैं। चूंकि रिटेल ट्रेडर्स को 91% नुकसान होता है, सेबी मान रहा है, तो सेबी रिटेल ट्रेडर्स के लिए न्यूनतम के लिए मिनिमम अकाउंट बैलेंस की शर्त भी लगा सकता। मांगे भी की जा रही है कि रिटेल ट्रेडर्स की कैपेसिटी, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी इनकम को भी ध्यान में रखा जाए। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग पैटर्न के लिए खासतौर पर एक्सपायरी वाले दिन जब वॉल्यूम बढ़ते हैं तब रियल टाइम निगरानी और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। कुछ सर्किट ब्रेकर्स जैसे प्रस्ताव भी चर्चा में हमें दिखाई दे रहे हैं। सर, अगला सवाल यह है कि एफ&ओ नियमों में बदलाव को लेकर जोखिम और चुनौतियां क्या हैं फिर सेबी के आगे? जोखिम और दुविधा तो वही है शुभम की, जैसे जितना आप सख्त करते जाएंगे डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को, एफ&ओ ट्रेडिंग को, वॉल्यूम उतने ही कम होते जाएंगे। जेन स्ट्रीट पर जो सख्ती हुई थी वॉल्यूम 20% गिरे थे। दूसरा ये भी रिस्क है कि अगर आप ज्यादा सख्त करेंगे तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी एल्गो ट्रेडिंग है दुनिया के किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो जाएगी, जो इस पर आप निगरानी भी नहीं कर पाएंगे और वहां से लोग स्टॉक में ट्रेड कर रहे होंगे। और चूंकि रिटेल की भागीदारी कम होगी तो
ब्रोकर्स की इनकम पर असर होगा। यही वो दुविधा थी जिस दुविधा ने जेन स्ट्रीट को भारतीय बाजार में सबसे बड़े एफ&ओ घोटाले की में शामिल कंपनी पर जुर्माना लगाने के बाद उसे वापस बाजार में लाने पर मजबूर किया। लेकिन ये दबाव अब और ज़्यादा बढ़ता दिख रहा है। तो अगले कुछ दिनों में सेबी की तरफ से इस मामले में कुछ फैसले आने की संभावना है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अगली खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि रूस का तेल खरीदने के लिए भारत के ऊपर अगले 24 घंटे में टैरिफ बढ़ाए जाएंगे। ये बात कल कही थी, यानी कि आज शाम को जब आप ये बुलेटिन देख रहे हैं तो कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं ये 24 घंटे पूरे होने में। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका के लिए भारत अच्छा ट्रेड पार्टनर नहीं है क्योंकि भारत से में ज़्यादा टैरिफ लगाए जाते हैं। ट्रंप पहले ही भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा चुके हैं। इस बीच अमेरिकी टैरिफ की मार से बचने के लिए भारतीय कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए दूसरे देशों का रुख कर रही हैं। आज एक खबर आई कि टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन अपनी कुछ मैन्युफैक्चरिंग को खाड़ी देशों में शिफ्ट करने पर विचार कर रही है ताकि अमेरिकी बाजार में कम टैरिफ पर कंपनी की एक्सेस बनी रहे। पिछले महीने ही टाइटन ने खाड़ी देशों में एक ज्वेलरी कंपनी में हिस्सेदारी भी खरीदी थी। सर, अब सबसे पहले जो ताज़ा धमकी है इसका मतलब क्या समझा जाए? WTO में तो अमेरिका ने भारत को भाव ही नहीं दिया है। WTO का तो विवाद क्यों? अमेरिका WTO को स्वीकार नहीं करता, डोनाल्ड ट्रंप स्वीकार नहीं करते, तो भारत ने अपनी तरफ से WTO में एल्युमिनियम और स्टील ऑटो टैरिफ पर सवाल उठाया था जिस पर बातचीत करने से ट्रंप ने मना कर दिया। तो WTO की खिड़की तो बंद है और WTO कई तरह से बहुत रिलेवेंट भी नहीं बचा है इस पूरी विश्व व्यवस्था में, व्यापार व्यवस्था में। WTO वाली व्यापार व्यवस्था तो अब इतिहास बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कल चेतावनी दी थी उस चेतावनी में सबसे महत्वपूर्ण रूस और अमेरिका के बीच जो मास्को में बातचीत चल रही है, जहां पर अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मौजूद हैं। विटकॉफ पुतिन से इस मामले पर बात कर रहे हैं, पुतिन के अधिकारियों से, कि क्या 8 अगस्त की जो डेडलाइन है वहां तक कोई शांति समझौता यूक्रेन के बीच में हो सकता है। हालांकि रूस ने अभी कोई सहमति इस पर नहीं जताई है। कल भी रूस की तरफ से इस तरह के संकेत आए थे और उसने कहा था कि वो जो 4 बड़े हिस्सों को यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है उसकी तरफ वो बढ़ रहा है। तो अमेरिका और रूस के बीच अभी तक कोई सहमति बनने की गुंजाइश बनती नहीं दिखाई दे रही है। और ये अगर सहमति नहीं बनती और रूस राजी नहीं होता है तो इन टैरिफ के आने की संभावना आज बन सकती है या फिर डोनाल्ड ट्रंप इसकी तारीख अगले एक कुछ दिन के लिए बढ़ा सकते हैं। लेकिन तैयारियां काफ़ी हैं। यूरोपियन यूनियन भी इस वार्ता को जो अमेरिका और रूस के बीच में चल रही है इसको करीब से देख रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के पास अपने सेकेंडरी सैंक्शंस का पूरा प्रस्ताव है जो रूस के पर लगाए जा सकते हैं, रूस से कारोबार करने वाली कंपनियों पर, देशों पर लगाए जा सकते हैं। तो ये टैरिफ तैयारी में है। अगर कोई सहमति नहीं बनती है तो फिर भारत के ऊपर ये टैरिफ लगाए जा सकते हैं। कितने होंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने इसका कोई प्रतिशत नहीं बताया। कल भी उन्होंने कहा कि मैंने कोई परसेंटेज नहीं बताया। 10, 15, 20 जो भी होंगे वो इस 25% टैरिफ से ऊपर होंगे। भारत की सरकार और बाजार इसको पचाने की, उसको झेलने की तैयारी कर रहा है। सर, दूसरा सवाल जो टाइटन वाली बात आई कि टाइटन की तैयारियां क्या है और क्या दूसरी कंपनियां भी टाइटन जैसा रुख कर सकती हैं, आपको ऐसा लगता है? देखिए, जब हम लोग बोनस पॉइंट के समय में पॉलिसी की समीक्षा कर रहे थे परसों, तभी मैंने कहा था कि सबसे पहली चीज जो होगी वो ये होगी कि भारत से कंपनियां विदेश जाना शुरू करेंगी, क्योंकि कंपनियों को अमेरिका का बाजार चाहिए। टाइटन जैसी कंपनी जो कि प्रीमियम उत्पाद बनाती है ज्वेलरी के और जिसके लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है, वो 25% टैरिफ के साथ भारत में रह के काम नहीं कर सकती। तो टाइटन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। टाइटन ने इसकी तैयारी शायद पहले से शुरू कर दी थी, क्योंकि टाइटन ने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई है दुबई में, टाइटन होल्डिंग्स इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि डिमास ज्वेलरी करके कंपनी है गल्फ का रीजन की, जिसके साथ अनुबंध के तहत बनाई गई, जिसमें 60% से ज्यादा हिस्सेदारी टाइटन की है। तो टाइटन अपने उत्पादन को अब मिडिल ईस्ट में ट्रांसफर करना चाहती है, जहां से वो ज्वेलरीज और बाकी सामान बनाकर अमेरिका के बाजार में बेचेगी, जहां पर उसे कॉम्पिटिटिव इंपोर्ट टैरिफ का लाभ मिलेगा। तो पहला तो ये है। इसके अलावा जो 2 और क्षेत्र हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है, जहां अगर ये डील नहीं होती है या रिश्ते और ज्यादा खराब होते हैं जिसकी संभावना बनती दिख रही है नए टैरिफ आने के बाद, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनियां जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती हैं वो भी कितनी दूसरे देशों में जाकर अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित कर सकती हैं। वियतनाम उनके लिए एक ऑप्शन हो सकता है, या एशिया के बाकी देश हो सकते हैं। और यही सबसे बड़ी चुनौती है जिस पर हमने कल भी विस्तार से चर्चा की थी। अगर डील नहीं हुई, अगर आप कल का एपिसोड दोबारा वापस जाकर देखें बोनस पॉइंट का, तो आपको दिखेगा अगर डील नहीं हुई तो भारत ने जो निवेश अर्जित किया है उसके मूव होने का, दूसरी जगह जाने का खतरा है, जो टाइटन्स के साथ
हमें उसके पहले संकेत मिलने लगे हैं। सर, दूसरी तरफ चीन और अमेरिका के बीच भी ट्रेड डील पर बात हो रही है, उसको लेकर क्या अपडेट है? यह काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। भारत के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे हैं, पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन के साथ उनकी बातचीत बेहद अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही है, एक अच्छी गुड डील होने वाली है। और अगर इस डील पर सहमति बन गई तो डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग की यात्रा करेंगे और शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। ये घटनाक्रम अगले 24 घंटे में 48 घंटे में महत्वपूर्ण ढंग से सामने आएगा। चीन भी उन देशों में शामिल है जो रूस के साथ संबंध रखते हैं, रूस का तेल खरीदते हैं, रूस की गैस खरीदते हैं, और बल्कि रूस से तो चूंकि चीन भौगोलिक रूप से स्थलीय रूप से जुड़ा है तो पाइपलाइंस भी रूस से आती हैं जो चीन को तेल और गैस की आपूर्ति करती हैं। लेकिन ट्रंप के अभी तक के इन बयानों में इस पूरे मामले में चीन शामिल नहीं है। हालांकि चीन ने रूस पर जो ट्रंप की टिप्पणियां थी उनका विरोध किया था, लेकिन परोक्ष रूप से अमेरिका और चीन के बीच एक व्यापार संधि की कोशिश चल रही है, शुरू हो गई है। और यह संधि किस दिशा में जाती है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि अपने शुरुआती आक्रामक रुख के बाद शुभम सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से सहमति जाहिर की थी। 100% टैरिफ को घटाकर 30% किया था, रेयर अर्थ पर समझौता किया था जिनेवा में और स्टॉकहोम में। तो अगर चीन और अमेरिका के बीच में कोई बड़ी व्यापार सहमति बनती है, दिखती है, तो फिर ये बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी भारत जैसे देशों के लिए जिनका अमेरिका के साथ टकराव दिख रहा है। बाजार को इसकी उम्मीद है, इसलिए आज शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी में दिखाई दी, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था के भीतर, चीन के बाजारों में इस बात का संकेत है कि अमेरिका और चीन के बीच में एक मोटी मोटी मिनी डील जैसी सहमति बन सकती है, जिसमें उत्पादों पर ड्यूटीज कम हो सकती है। तो यह देखने वाला घटनाक्रम है जो अगले 24-48 घंटों में आएगा चीन और अमेरिका के बीच व्यापार डील का। इसके समानांतर रूस के साथ जो बातचीत चल रही है उसका क्या असर होगा, इस पर हमारी निगाह रहेगी। बिल्कुल, ये बयान जो ट्रंप का है कि चीन के साथ बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और हम एक डील की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक चुटकी नमक के साथ ही लीजिए, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा भारत से जब डील नहीं हुई उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे बयान आए थे, बिल्कुल डील हो गई है और अभी घोषणा होने वाली है, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। सर, एक छोटा सा सवाल यहाँ पर ये, और कि जैसा आपने कहा ना कि चीन तो और ज़्यादा विकट तरीके से घुसा हुआ है, रशिया में सप्लाई तेल भी आ रहा है, गैस भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, भारत में तो उतना नहीं आ रहा है। फिर आपको क्या लगता है ऐसी क्या वजह है कि अमेरिका चीन के साथ डील बिल्कुल पीछे हटके करने को तैयार है और भारत के साथ नहीं? शुभम, विश्व व्यापार के कुछ बड़े रियलिटी चेक्स हैं जो हमें स्वीकार करने पड़ेंगे। चीन पर अमेरिका निर्भर है, अमेरिका भारत पर निर्भर नहीं है। भारत के पास कुछ ऐसा नहीं है जिसको ना देकर अमेरिका का काम रुक जाएगा। पर सिर्फ चीन ने रेयर अर्थ रोक लिया तो अमेरिका को 2 बार बात करनी पड़ी, लंदन में और जिनेवा में, और रेयर अर्थ के पर एक अलग से एग्रीमेंट और सहमति बनानी पड़ी। अभी सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स हैं, लिथियम है, एक बहुत लंबा हिस्सा है। अभी कल ही ये एनालिसिस आना शुरू हुई है कि क्रिसमस में जब अमेरिका के लोग क्रिसमस में पहुंचेंगे तो उनके लिए खिलौने, कपड़े, गारमेंट, वो सब 15-15, 20-20% तक महंगे हो चुके होंगे, क्योंकि चीन के साथ ड्यूटी लगी हुई। तो चीन की परिस्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि उसकी अपनी बड़ी एक बार्गेनिंग पावर है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप 2 तरीके की नीतियां अपना रहे हैं। इस पर कल अमेरिका के राजनेताओं के बीच में भी चर्चा थी। कई राजनेताओं ने सवाल उठाया कि वो भारत से सवाल पूछ रहे हैं, चीन से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं। तो चीन पर अमेरिका की निर्भरता है, बड़ा बाजार है चीन है अमेरिका के लिए, और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि चीन से सामानों के आयात पर ड्यूटी लगाकर अपने देश की जो खपत है उस पर असर डालेंगे। तो ये वास्तविकता है, उन वास्तविकताओं को देखते हुए बातचीत पैरेलल चल रही है। और जिस दिन से आप देखें लंदन, जिनेवा और स्टॉकहोम की वार्ताएं हुई हैं, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक बयान चीन के प्रति बेहद कम हो चुके हैं। उनके ज्यादातर आक्रामक बयान भारत को लेकर हैं। बिल्कुल। तो और आप अगर ये और विस्तार से इस बात को जो अंशुमान जी ने कहा और तर्क देना चाहते हैं, तो एक अर्थम है, अंशुमान जी ने पिछले महीने ही किया था, और कब तक चीन की मोहताज रहेगी दुनिया, इस बात को आप और तर्क, तथ्य, आंकड़े देना चाहते हैं तो ये अर्थम देख लीजिए आप। इस अर्थम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो सिल्वर लाइन है ना, वो यही है कि अमेरिका की निर्भरता चीन के ऊपर है, इसीलिए वहां पर जो ट्रंप के तेवर हैं वो नरम है, और भारत के पास ऐसा कुछ देने को नहीं है अमेरिका को, इसलिए भारत पर यह बयान अभी भी जारी है। हालांकि चीन पर 100% टैरिफ की शुरुआत सबसे पहले ट्रंप ने ही की थी, उसके बाद उसको नीचे लाया गया था।
अगली खबर, भारतीय निर्यातकों के लिए ग्लोबल मार्केट में एक साथ कई चुनौतियां सामने आ गई हैं। एक तरफ अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिए हैं, साथ में अतिरिक्त टैरिफ की धमकी अलग से दी है। दूसरी तरफ चीन ने ग्लोबल मार्केट में कीमतें घटाकर अपने प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ा दी है। चीन ऐसे प्रोडक्ट की कीमत घटाकर एक्सपोर्ट कर रहा है जिनके ऊपर बहुत कम मार्जिन होता है। सर, चीन के प्राइस कट में ऐसे कौन से सेक्टर हैं जहां पर भारत को सबसे ज्यादा चुनौतियां नजर आ रही हैं? देखिए, जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वास्तविकता भारतीय निर्यातकों को, निर्यात संगठनों को समझ में आ रही है, चुनौती बढ़ती दिख रही है। और ये दोहरी चुनौती, एक तरफ तो अमेरिका के बाजार में आपको सामान बेचना महंगा हो रहा है और दूसरा जिन बाजारों में आप सामान बेच रहे हैं वहां चीन ने बड़ी प्राइस कट की है। और ये प्राइस कट तभी शुरू हो गई थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार 100% टैरिफ लगाए थे, फिर उसके बाद घटाकर उनको 30% किया था। अब अगर आप ध्यान से देखें, मैं आंकड़े देखने की कोशिश कर रहा था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखिए, BYD, गीली, और कंपोनेंट मेकर्स ने जो टिपिकल प्राइस कट है वो 20 से 32% किया है। वहां तो इतना प्राइस कट है कि चीन की खुद सरकार को इसकी जांच करनी पड़ी कि चीन में ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपनी कीमतें इतनी कम क्यों की हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर करीब 10 से 20% की ड्यूटी कट के प्राइस कट चीन ने किए हैं। और ये चीन ने प्राइस कट इसलिए किए थे क्योंकि 1 अगस्त की संधि से पहले बाजार में अधिकतम सामान भेजा जा सके। इसी तरह से फर्नीचर्स पर 10% की, अपैरल फुटवियर पर 10% की, FMCG पर 5 से 10% की, ऑटो कंपोनेंट्स पर 8% की। तो वो सारा बाजार, उस बाजार में चीन अपने माल को और ज्यादा सस्ता करके भेजने की कोशिश कर रहा है और सप्लाई चेन में वो सामान डाला जा रहा है। भारतीय निर्यातकों के लिए यह वास्तव में दोहरी चुनौती है कि अमेरिका के साथ क्या होगा। उसके अलावा जो चीन उनका प्रमुख प्रतिस्पर्धी है, उसमें भी खासतौर पर कपड़ों के मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में वहां प्रतिस्पर्धा थोड़ी ज्यादा तीखी है। तो ये अभी अब शायद अगले 1-2-3 दिनों में सरकार की तरफ से इस मामले में किसी रणनीतिक कदम या फैसले आने की संभावना है, क्योंकि इस तरीके के संकेत भी हैं कि सरकार भी अब तमाम मंत्रालयों से परामर्श करके एक रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि अगर संधि नहीं होती तो स्थिति में भारतीय उद्योगों को कैसे संरक्षण या मदद दी जा सके। चलिए, अब पॉलिसी की डिस्कशन कर लेते हैं। आज रिजर्व बैंक की पॉलिसी आई। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को मॉनेटरी पॉलिसी घोषित की। RBI ने रेपो रेट में किसी तरीके का बदलाव नहीं किया, दरों को 5.5% पर स्थिर रखा। ऐसी ही संभावना भी थी दरअसल। इसी तरह वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ग्रोथ के अनुमान में कोई बदलाव नहीं हुआ। GDP ग्रोथ 6.5% पर रहने का अनुमान रखा गया। केंद्रीय बैंक ने लेकिन महंगाई के अनुमान में बड़ी कटौती की है। वित्त वर्ष 2026 में औसत रिटेल महंगाई 3.1% रहने का अनुमान है, जो पहले 3.7% था। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा है कि व्यापार नीति को लेकर अनिश्चितता बढ़ने का असर वस्तु निर्यात पर पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने पॉलिसी के लिए स्टांस को न्यूट्रल रखा है, बरकरार रखा है, ये पहले भी था। सर, पहला, पॉलिसी के प्रमुख आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं? बड़े आंकड़े शुभम यही थे कि आर्थिक विकास दर में कोई लक्ष्य में बदलाव नहीं किया गया। हालांकि कई एजेंसियों ने RBI की बैठक से पहले टैरिफ के असर को लेकर भारत के आर्थिक विकास दर के आकलन में 10 से 20 बेसिस पॉइंट की कमी की थी, पर RBI से 6.5% के लक्ष्य पर पूरी तरह कायम है। और क्वार्टरली भी जो ट्रेजेक्ट्री पहले से बनी थी, उसी क्वार्टरली ट्रेजेक्ट्री में ग्रोथ के प्रोजेक्शंस किए गए, जो आपको चार्ट में सामने दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ये कि मुद्रास्फीति के अनुमान में बड़ी कटौती की गई, जैसा आपने कहा, और यही आज की खबर का, आज की पूरी पॉलिसी की एक अंतर कथा है। इसके अलावा ब्याज दरों में कोई बदलाव किया नहीं गया। हम लोगों ने कल चर्चा में कहा भी था ये बात कि 100 बेसिस पॉइंट की कटौती RBI कर चुका है, जो कि फ्रंट लोडिंग हो चुकी है। यही बात आज RBI गवर्नर ने अपने भाषण में भी कही कि 100 बेसिस पॉइंट की कटौती को पहले लागू करना, बैंकों तक पहुंचाना और बाकी ग्राहकों तक पहुंचाना अभी जरूरी है, और इसके बाद अभी कटौती की जरूरत नहीं है। स्टांस को थोड़ा न्यूट्रल कर लिया गया है, जिससे कि आने वाले समय में परिस्थितियों को समझा जा सके। चूंकि CRR में भी कटौती की गई थी, आपको याद होगा, जो चरणबद्ध रूप से इस साल की आखिरी तिमाही तक लागू होनी है, तो अभी और ज्यादा फंड बाजार में रिलीज होंगे। वास्तविकता यह कि बैंकिंग सिस्टम में सरप्लस बना हुआ है। उस सरप्लस के कारण डिमांड नहीं है बाजार में क्रेडिट की, उस सरप्लस के कारण RBI को उसे मैनेज करने में चुनौती आ रही है। तो ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद या संभावना ही थी, उम्मीद ही थी, क्योंकि उसके पीछे आर्थिक या मॉनेटरी तर्क नहीं थे। तो मोटे तौर पर ये यथास्थिति स्टेटस्कोप है, कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। पर आंकड़ों के भीतर कुछ और कहानियां निकलती दिखती हैं, जो अगले 2-3 महीने में भारतीय शेयर बाजार के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कुछ संकेत लेकर आई है। आपने कहा कि इस पॉलिसी की जो सबसे बड़ी अंतरकथा है वो महंगाई का आंकड़ा है। 3.1% का अनुमान रखा गया है कि 3.1% महंगाई रख देगी।
4% का जो लेवल होता है वो मानते हैं कि राहत का लेवल होता है, 100 बेसिस पॉइंट नीचे रहेगा। डिफ्लेशन का खतरा है सर क्या, और क्या इसके परिणाम होंगे? डिफ्लेशन का खतरा थोड़ा कहीं ना कहीं अब भारतीय अर्थव्यवस्था में बनता दिख रहा है, क्योंकि परिस्थिति केवल यहीं से नहीं, कई और भी पहलू पिछले 2-3 महीनों में बने हैं, पिछले 1 महीने में बने हैं, जिससे आप इस आंकड़े को करीब से देख सकते हैं। काफी बड़ी कटौती है मुद्रास्फीति के अनुमान में, 4%। तो सहनीय स्तर 4% भी अगर महंगाई नहीं होगी तो कंपनियों के रिटर्न से बाकी लोग रिटर्न कैसे आएंगे? 4% से नीचे है, बल्कि जून के लिए तो काफी कमी की बात है। और अगर आप रेगुलर आंकड़े में देखें तो शुभम, WPI तो लंबे समय से डिफ्लेशनरी जोन में खिसक चुका है, दिख रहा है। होलसेल सूचकांक जो बता रहा है कि कंपनियों के मार्जिन दबे हुए हैं। अब यहां से हम वो चीज समझने की कोशिश करते हैं कि आरबीआई ने महंगाई में इतनी बड़ी कटौती क्यों की है, और इस कटौती के बावजूद आरबीआई ने ब्याज दरों में कमी क्यों नहीं की? क्योंकि चुनौती कहीं ना कहीं दूसरी जगह मांग कम होने की दिखाई दे रही है। अगर आप जून की महंगाई देखें तो आरबीआई के लक्ष्य से लगभग आधी है, 2% के आसपास है। अनाज और खाद्य तेल और ईंधन की कीमतों में तेज गिरावट है, 8 से 13% के आसपास कम है, क्योंकि पूरी दुनिया में सप्लाई ज्यादा है, मांग कमजोर है। खरीफ की फसल के बावजूद भारत में अगर आप दोनों प्रमुख फसलों की परिस्थिति देखें सरकार के भंडारों में, तो कीमतों पर दबाव बना हुआ है। सबसे बड़ी चिंता यह कि अमेरिकी टैरिफ से निर्यात टूटेगा, जिसकी हमने कल चर्चा की थी। करीब से 25 से 26 बिलियन के आसपास का निर्यात घटने की संभावना है। यह सारा माल भारतीय बाजार में वापस लौटेगा या उत्पादन में कटौती होगी। तो ये जो सरप्लस उत्पाद है ये भारतीय बाजार में खपाने की कोशिश की जाएगी, और नहीं तो फिर इनके लिए कंपनियों को अपना उत्पादन घटाना होगा, जो बाजार में सप्लाई या आपूर्ति बढ़ाएगा, डिफ्लेशनरी खतरा बढ़ाएगा। अच्छे मानसून से भी सप्लाई बढ़ेगी, मानसून तो बहुत अच्छा है, लेकिन ग्लोबल बाजार में अगर आप देखिए तो सारी कृषि कीमतों पर दबाव बना हुआ, राइस की कीमत पर भी प्रेशर दिख रहा है, जो हम लोग कमोडिटी के कवरेज में आपको बराबर बताते हैं। अमेरिका जो कि बड़ा बायर था बासमती का राइस का, वहां निर्यात मुश्किल है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मांग में कमी है, और ये सरप्लस प्रोडक्शन भारत में डिफ्लेशन पैदा करेगा। उपभोक्ता मांग कम है ही, इसकी चर्चा एफएमसीजी के रिजल्ट्स में भी मिलती है। हाउसिंग कंपनियों के मार्जिन पर दबाव है, ऑटो कंपनियों की सेल्स नहीं है, तो ये बाजार में अभी दिखाई दे रहा है। तो इसका जो परिणाम है, मुनाफा कम है कंपनियों का। किसानों को के लिए चुनौती आ सकती है, क्योंकि उनको सही उत्पादन लागत नहीं मिल पाएगी अगर बाजार में आपूर्ति ज़्यादा हुई। कंपनियों के मुनाफों पर दबाव तो हमें दिख ही रहा है, खासतौर से जो डाउन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनके मुनाफों पर तो हमें इस क्वार्टर में ही दबाव बनता दिखाई दिया है। तो आरबीआई की पॉलिसी, महंगाई के आंकड़े को जब आप खोल कर देखें, और हो सकता है अंदर जब आरबीआई की पॉलिसी के मिनट्स हमारे सामने और डिटेल्स पता चलेंगे तो हमें और भी कुछ चीजें इसमें पता चलेंगी। ये बात आप आरबीआई गवर्नर के भाषण को सुनते हुए बिटवीन द लाइंस चिंता महसूस कर सकते थे कि महंगाई कम तो हुई है, पर वो इतनी ज्यादा भी ना कम हो जाए कि अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं डिफ्लेशन की परिस्थिति में खिसक जाए। कुछ तो उद्योग और कुछ उत्पादों में तो ये परिस्थिति बनती दिख रही है। सर, तीसरा सवाल ये, फिर भविष्य को लेकर क्या दुविधा है, संभावना क्या नजर आ रही है? रिजर्व बैंक की दुविधा यह है कि 5.5% की रेपो दर से नीचे और क्या करेगा। आप खुद सोचिए, 5.5% से नीचे रेपो रेट का मतलब, ये अभी इस स्थिति में बैंकों पे डिपॉजिट्स पे रेट नहीं बची है, कोई रिटर्न नहीं बचा हुआ है। 100 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद अब इसके बाद कोई बड़ी गुंजाइश नहीं है। 5.5% के रेपो रेट पर भारत में क्रेडिट की डिमांड बढ़ जानी चाहिए थी, लोगों को सस्ता कर्ज लेने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन बाजार में चूंकि मांग नहीं है इसलिए क्रेडिट ऑफटेक टूटा हुआ है, बैंकों के इंटरेस्ट मार्जिन दबे हुए हैं, बैंकों के पास कर्ज की मांग नहीं है, और बैंक ब्याज दर एक सीमा से अधिक नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट मांग नहीं और जमा टूटने का खतरा है। हमने कासा पर विस्तार से चर्चा भी कुछ दिनों पहले अपने बोनस पॉइंट के इसी एपिसोड में की थी। तो अब सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आती है। अगर डिफ्लेशन गहराती है तो सरकार को कैपेक्स बढ़ाना होगा, अर्थव्यवस्था में बड़े निवेश करने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालना होगा, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों में पैसा देना पड़ेगा, और इसके लिए राजकोषीय घाटे पर दबाव आने वाले समय में बनता दिखाई देगा। विशेष प्रोत्साहन अर्थव्यवस्था को देने की जरूरत होगी। भारत अभी डिफ्लेशन में नहीं है, कुछ सेक्टर्स में डिफ्लेशन के संकेत दिखना शुरू हुए, लेकिन जोखिम बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज है शुभम की, जब नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट पहले ही 2.5 से नीचे, जो अभी आंकड़े आए, अगर महंगाई की दर 3%, 2.5% के आसपास रहती है तो भारत की जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो और नीचे आ जाएगी। अगर आप उसे जोड़ लें तो वो 8%, 9% के आसपास आ जाएगी, जितनी की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट कभी हुआ करती थी। इसका असर टैक्स कलेक्शन पर और बाकी चीजों पर पड़ेगा। यह तस्वीर हमें आरबीआई की पॉलिसी से मैक्रो पिक्चर आज निकलती दिख रही है, कम से कम अगली तिमाही के लिए। चलिए, तो ये थी आरबीआई की पॉलिसी पर हमारी विस्तार से चर्चा। पूरी उम्मीद है आपको बोनस पॉइंट अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कोई सुझाव हैं, सवाल हैं तो ज़रूर भेजिए। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर विश्लेषण के लिए।
फिलहाल दीजिए इजाज़त, कल नए एपिसोड के साथ फिर आऊँगा शाम को 7 बजे। नमस्कार।